कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। आप जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अभी आपकी सीटेट सामने 31 जनवरी 2021 को सीटेट की एग्जाम होने वाली है। उसके बाद रीट की एग्जाम होने वाली है अप्रैल में। उसके बाद 28 फरवरी के प्लस या 28 या 15 मार्च तक आपके यूपी टेट की एग्जाम होने वाली है। सभी टेट में आप चाहे सीटेट दे रहे हो या फिर आप अपनी स्टेट लेवल की टेट की प्रिपरेशन करो, सभी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन पूछा जाता है। यह चैप्टर जो सबसे बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के आधार पे सभी टेट एग्जामों में जो क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आप विद्यार्थियों किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, आप मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं। दो शब्द आपको बहुत परेशान करेगी टेट या सी टेट में। सबसे पहला की सतत, और उसके बारे में अब हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा मूल्यांकन। मूल्यांकन हर बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देख सकते हैं कि इवोल्यूशन के आधार पे कितनी सारी क्वेश्चन पूछती है। उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे पॉइंट वाइज इस चैप्टर में से। आज के बाद सी टेट में या फिर टेट को कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, मूल्यांकन के आधार पे एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, क्योंकि सारे के सारे मेन पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सारे मेन पॉइंट को हमने मेंशन किया हुआ। जो इसके बाद आपके जो 5 नंबर 3 से 5 नंबर जो आती है, इन्हीं पॉइंटों में से आती है। इन्हीं पॉइंट में से 2 से 5 नंबर आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे CCE। CCE का फुल फॉर्म हमने पहले पढ़ा दिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे 3 शब्द मिलकर आपको बना है। 3 शब्द किसे कहते हैं, कौन कौन है। पहला शब्द है सतत, दूसरा है व्यापक और तीसरा है मूल्यांकन। हमने तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला उनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति क्या है, दूसरा इनके उद्देश्य क्या है, क्या सिलेबस में इनको लेने का उद्देश्य क्या है, सिलेबस जो हमारी बनी हुई है इनका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है सिलेबस में कि हम इसको लेते हैं। उसके बाद इसके लाभ जो हम इसको पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सतत के बारे में। सतत हमने बहुत बार हम अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीटेट की जो पेडागोजी हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की पेडागोजी सीरीज हमारी आ रही है, चाहे सीडीपी की हो या ईवीएस की हो, हिंदी मैथ या फिर लैंग्वेज की, दोनों लैंग्वेज जो आपको जो भी आप लैंग्वेज पढ़ रहे, सभी की सभी कंटेंट वाइज वीडियो और पेडागोजी सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अब आज हम आपको बताएंगे कि किस रूटीन के आधार पे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस वक्त हमारी पेडागोजी आती है, किस टाइप हमारी कंटेंट आती है, और हम किस समय में आपको मैथ की जो पूरी कंटेंट वाइज बताते हैं, सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हम जब भी हम पेडागोजी सॉल्व करते हैं, या फिर सीटेट की या फिर किसी भी टेट की, तो हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर लगातार 2 वर्ड आते हैं। सतत मतलब क्या होती है, इसके बारे में डील कर लेते हैं। सतत को कहते हैं इंग्लिश में, कंटिन्यू। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव भी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का एक भाग है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। कोई काम हम लगातार रूप से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यू और लगातार कहते हैं, उसको हम सतत कहते हैं। ठीक है। शिक्षण अधिगम में जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग ऑफ लर्निंग करते हैं, टीचिंग बाय लर्निंग करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो जब हम किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उसमें सतत का क्या मतलब है। उसमें सतत का मतलब है विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन, टोटल मतलब उसके शारीरिक आकलन होने चाहिए, उसके व्यवहारिक आकलन होने चाहिए, उनके मनोवैज्ञानिक आकलन होने चाहिए, उसके मानसिक आकलन, सभी तरीके के आकलन को हम लोग कहते हैं सतत। सतत का मतलब होता है संपूर्ण, यहाँ पर आपको मैंने मेंशन करके रखा है, संपूर्ण अधिगम से अधिक, संपूर्ण आकलन से है। ठीक है। सतत का मतलब क्या है, शिक्षण अधिगम में संपूर्ण आकलन से है। ठीक है। इसकी अर्थ क्या होती है, हम चलिए इसको बारे में डील कर लेते हैं। विद्यार्थी की लगातार संपूर्ण वृद्धि और विकास से, इसका जो अर्थ होता है विद्यार्थी का लगातार संपूर्ण वृद्धि और विकास का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब हमने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया किस तरीके से हम सतत को पढ़ सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी की टोटल लाइफ की होल पार्ट, मतलब सभी एक पार्ट की एक भी पार्ट उसकी छूटनी नहीं चाहिए, उसे कहते हैं सतत। कंटिन्यू मतलब लगातार। हम ऐसा नहीं कि हम आज उसका हम मूल्यांकन कर ले, फिर कल छोड़ देते, फिर परसों छोड़ देते, फिर एक दिन 2 सप्ताह छोड़ देते, 2 महीने छोड़ देते, ऐसा नहीं। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, और जिसे कहते हैं लगातार हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते रहे, ताकि उनकी वृद्धि और विकास के बारे में हम समझे, और उस वृद्धि और विकास का जो भी
अवरुद्ध करने वाले पार्ट हो, मतलब जो भी ऐसे पार्ट हो जो विद्यार्थी को दिक्कत पहुंचा सकते हैं, उनकी अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकती है, उनको हम पहचाने और उनको पहचान करके उसे पहचान के दूर करने की हमारी जो काम होती है उसे सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। मतलब इस टॉपिक का ऐसा है कि इस टॉपिक को अगर आप सॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो सारे के सारे पेडागोजी इस टॉपिक के आधार पे बच्चों की जो मनोवृत्ति होती है, जो मानसिक संरचना होती है, सारे के सारे को हम डील कर सकते हैं। तो हमने सतत के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ते हैं दूसरी बार सतत के बारे में, कंटिन्यू के बारे में पढ़ा। सतत मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार, जो भी चीज हम लगातार करते हैं उसे सतत कहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ हमने बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग व्यापक। व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, व्यापक का मतलब हमारे सामने आता है बड़ा। अब बड़ा क्या होती है? लोटस टेम्पल बड़ा है? नहीं, ऐसा बड़ा वाली नहीं। कोई साइज की बड़ी बात नहीं। हम कोई चीज साइज के बारे में अगर हम देखते हैं, कोई चीज साइज में बड़ा है तो उनको हम बिग कहते हैं या फिर लार्ज कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एक आम का पेड़ बड़ा है तो मैंगो ट्री इज बिग, ऐसा नहीं कह सकते। व्यापक का मतलब होता है ब्रॉड एंड बड़ा, उसके गुण बड़े होते हैं। आम का पेड़ बड़ा है वो अलग टॉपिक है। दूसरा, उनके गुण बड़े हैं, उनमें क्या क्या चीज खामियां या कमियां होती है, उनके गुण के बारे में। हम किसी भी चीज के बारे में अगर मान ले बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो हमको उसके बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। किसी भी व्यक्ति बहुत, अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत लंबी है, तो ऐसा नहीं कि हम उनके गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्यापक का मतलब होता है उनके गुण के बारे में डिस्कस करना, ना कि उनकी हाइट, लेंथ, साइज के बारे में। किसी भी चीज का यहाँ पर मेजर नहीं करना, यहाँ पर उनके गुण एंड दोषों के बारे में हम डिस्कस करने वाले, उसी चीज को हम कहते हैं व्यापक। व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बड़ा। बड़े का मतलब होता है जो सभी क्षेत्रों में, तीन चीजें इनमें याद रखनी है। पहला तो हम तीन या चार चीजें। पहला तो किसी भी चीज का हम क्या कर सकते हैं, उसके गुण एंड दोषों के बारे में हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी चीज का ना तो बड़ा आकार होना चाहिए, ना तो साइज होनी चाहिए, ना ही और कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला होगा संज्ञानात्मक, दूसरा होगा भावात्मक, तीसरा होगा संवेगात्मक। संज्ञान मतलब हमारी जो अंदर इंटरनल असेसमेंट है उसके बारे में आती है। दूसरा होता है यहाँ पर भावात्मक, हमारी फीलिंग के बारे में। संवेगात्मक हमारी मानसिक संरचना, जिसको हम ज्ञान, बोध, कौशल, हमारी स्किल के बारे में हम कर सकते हैं। जो हम किस चीज के बड़ा कर सकते हैं, हमारी स्किल को बड़ा कर सकते हैं। हम अपनी हाइट को बड़ा नहीं कर सकते, हम अपनी स्किल को बड़ा कर सकते हैं। हम अपने कौशल को बड़ा कर सकते हैं। हम अपने दिमाग, बुद्धि और संवेग, सोच को बड़ा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज हमने आपको सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ा दिए, जैसे कि सतत, जो कंटिन्यू लगातार होती है, किस तरीके से निरंतर। कंटिन्यू जहां पर आई वो कंटिन्यू, कभी नहीं रुकने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा चीजें हमारे सामने होती है कि व्यापक। व्यापक मतलब बड़ा कोई भी चीज आएगा तो उसके गुण आएंगे, मतलब उनकी मेजर नहीं करना, उनको मापने वाली चीजें में से नहीं गिनती रखना। दो चीजें हमने पढ़ा दिया। उसके बाद अब हम चलेंगे मूल्यांकन। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मूल्यांकन के बारे में हम चर्चा करेंगे। मूल्यांकन दो शब्दों से। पहले तो मूल्यांकन एक इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द के इवोल्यूशन शब्द से मिलकर बना, हिंदी का उसका रूपांतरण मूल्यांकन है। ठीक है, हमने शाब्दिक अर्थों में पढ़ा। शाब्दिक अर्थों में मूल्यांकन का मतलब होता है कि इंग्लिश का शब्द में से जो निकल के आया है, इवोल्यूशन से बना है, हिंदी में मूल्य। दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है मूल्य, दूसरा है अंकन। तो यहाँ पर आप मूल्य के मतलब होता है किसी चीज की निर्धारण तथ्य, उसके आधार पर उसको कहते हैं। उसके बाद अंकन का मतलब होता है मानक। हम यहाँ पर मानक की बात करें, ना कि किसी भी अंक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 की यहाँ पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यहाँ पर कर रहे हैं उसके मूल्य निर्धारण के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। मूल्य का अंतर होता है इवोल्यूशन मूल्य प्लस अंकन, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान, कोई चीज अर्जित ज्ञान, कौशल का पता लगाना तथा उसकी स्थिति, रैंक का पता लगाना, यहाँ पर रैंक का प्रदान करना। मूल्यांकन का मतलब समझ आ गया। किसी भी विद्यार्थी के मूल्य, उसके निर्धारण जो होते हैं, उसके जो गुणों का हम निर्धारण करते हैं, उसको निर्धारण करके उसे पता लगा के उसे एक रैंक स्थिति देते हैं, ताकि वो इस स्टेज पे हो, उसकी आईक्यू लेवल इतनी है, उसकी हाइट के बारे में उसकी आईक्यू लेवल। यहाँ पे कोई भी चीजें होती है, व्यवहारिक हो सकती है और मानसिक हो सकती है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना होगा। व्यवहारिक हो सकती है और मानसिक हो सकती है, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं मूल्यांकन। ठीक है, हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन घटना, विचार, अनुभव आदि चीजों से मूल्यांकन बना है। मूल्यांकन शब्द बना है, इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इवोल्यूशन का एक हिंदी रूपांतरण है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? सतत के बारे में पढ़ लिया, व्यापक के बारे में पढ़ लिया, मूल्यांकन के बारे में पढ़ लिया।
अब हम पढ़ेंगे इनके प्राकृतिक के बारे में। प्राकृतिक का मतलब यह हुआ कि इनकी प्रकृति क्या है, इनका उद्देश्य, दूसरा पढ़ेंगे इनके उद्देश्य के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे इनके लाभ के बारे में, क्यों इसको सिलेबस में ऐड किया गया, किस आधार पे अगर ऐड किया गया है तो इसके क्या कार्य है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहां पर पूछा मूल्यांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, नेचर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक। विद्यालय के अंतर्गत जब भी कोई बच्चा विद्यालय में रहता है, ठीक है, विद्यालय के अंतर्गत सभी प्रकार का आकलन किया जाता है। जब विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि का आकलन वहां बिल्कुल नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक का आकलन होता है, उसके व्यवहार का आकलन होता है, उसकी सामाजिकता का आकलन होता है, ताकि संपूर्ण ज्ञान हम जो पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी हमें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान की हमें ज्ञान की समझ हो, ताकि उसके संपूर्ण ज्ञान को समझने के बाद विद्यार्थी को गुण के बाद उनके जो दोष है, उनकी कमियां हैं शिक्षण व्यवस्था में, हमारी टीचिंग स्किल में, उसको पहचान के उसको दूर कर सके, ताकि विद्यार्थी बेहतर समाज के साथ साथ बेहतर देश का भी निर्माण कर सके। हम इसलिए पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, इसीलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, विद्यालय के अंतर्गत सभी प्रकार का आकलन किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इन पॉइंट को बारे में जब भी हम आपको ये पॉइंट सारी बता रहे हैं, ये पॉइंट आपके मोस्ट मतलब टॉप वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट में से है, क्योंकि ये पॉइंट सारी किताबों का निचोड़ है, बहुत सारे 4-5 किताबों का एक निचोड़ करके बनाया गया। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं टॉपिक के आधार पे बनते हैं, अगर इन टॉपिक के आधार पे नहीं भी बनेंगे, इनमें से 1-2 शब्द रिलेट करके बनेंगे, ऐसा नहीं कि इनमें से बाहर नहीं हो सकते। जैसे कि हमने आपको बताया, व्यवहारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, कौशलों को हो सकती है, उसके बाद भावात्मक हो सकती है। तो भी इसी आधार पे बनते हैं, ऐसा नहीं कि इनको बाहर करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इनको बाहर नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो इसीलिए इन पॉइंटों को आपको ध्यान में नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी में। अगर नोट डाउन करने के बाद आपको फिर बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। विद्यालयों के अंतर्गत सभी प्रकार का आकलन किया जाता है, जैसे क्या क्या, शारीरिक हमने बता चुका, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक एवं सांस्कृतिक विकास। विद्यालय के अंदर बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते। विद्यालय के अंदर बच्चे जो जब भी स्कूल जाते हैं विद्यार्थी, तो हमें लगता है कि एक कॉपी किताब उठाए और बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए गए, और खेल खेल के माध्यम में विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक हमारे सभी परिवेश से परिचित होते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज उनको आ जाती है, हम उसमें व्यवहारिकता आ जाती है, उसमें सामाजिकता, दोस्तों के साथ खेल के माध्यम से सामाजिक आ जाती है। विद्यालय में सिर्फ हम शैक्षिक दृष्टि से विद्यालय नहीं जाते, अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चे को स्कूल हम सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से नहीं भेजते, क्योंकि वहां पर सिर्फ शैक्षिक ज्ञान नहीं होती है, संपूर्ण ज्ञान होती है। विद्यालय में कक्षा से बाहर विद्यालय में बच्चे को संपूर्ण ज्ञान होती है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है। मूल्यांकन के प्रकार क्या है? यहाँ पे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। मूल्यांकन के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इनके 2 प्रकार हमने यहाँ पे मेंशन किए, एक आंतरिक, एक बाहरी। अब आते हैं आंतरिक क्या है? सेल्फ असेसमेंट, जो हमारे अंदर से मूल्यांकन के हमारे अंदर के बाद होती है। जैसे कि छात्रों का मूल्यांकन थोड़े समय पर प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमाहिक, वार्षिक, छमाहिक और वार्षिक किया जाता है। इसमें जो विद्यार्थी को जो मूल्यांकन होते हैं, हमने कहा कि कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा सतत का मतलब है लगातार, व्यापक मतलब होता है बहुत बड़ा, और मूल्यांकन का मतलब होता है उसकी जो चारों दिशाओं का एक अंकन स्थापित करके उसके वैल्यू स्थापित करना, उसके रैंक स्थापित करना, ये होता है मूल्यांकन के कार्य। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सतत का मतलब ये होता है उसके आंतरिक व्यवहारी से मतलब क्या होता है? अगर हम कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हम पढ़ाते उसके 1 साल के बाद वार्षिक जो परीक्षा होती है, एनुअल एग्जामिनेशन जो होती है हमारी, उसको वर्ष में एक बार उसकी पहचान कर ले, उसका एग्जाम लेके उसके पहचान कर दे, तू फर्स्ट है, तू सेकंड है, तू थर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता। कहा गया है कि बहुत बड़े
शिक्षाविदों ने कहा कि आप एक दिन का पेपर लेके 1.5 से 3 घंटे वाले पेपर लेके किसी बच्चे की भविष्य तय नहीं कर सकते। भविष्य तय करने के लिए बच्चों की शायद उस वक्त तक ऐसा हो सकता है बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, बच्चों की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हो, बच्चे की व्यवहारिक स्थिति ठीक नहीं हो, बच्चे की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं हो, बच्चे की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो। अगर इन सभी स्थिति ठीक नहीं होंगी तो बच्चे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में। तो बच्चे को कैसे हम ग्रेड दे सकते हैं कि बच्चे आप फर्स्ट हैं, आप सेकंड हैं, आपकी भविष्य हम तय कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मूल्यांकन क्या होनी चाहिए? प्रत्येक दिन भी हो सकती है, प्रत्येक घंटे भी हो सकती है, प्रत्येक वीक पर वीक भी हो सकती है, पर महीने भी हो सकती है, उसके बाद हर 3 महीने में हो सकती है, हर 6 महीने में हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है। विद्यार्थी का मूल्यांकन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मतलब यहाँ पर एक बात साफ है, कंटिन्यू क्यों करेंगे? कंटिन्यू इसलिए करेंगे कि अगर हम लगातार मान लिए हर पर मंथ या पर वीक हम विद्यार्थी का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है इस विद्यार्थी में इस तरीके से गुण या फिर इस तरीके से दोष है। तो उन दोष को हम दूर करके निदानात्मक प्रक्रिया अपनाकर निदानात्मक प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? गुण का पता लगाएंगे, और उपचारात्मक प्रक्रिया में क्या करते हैं? उसका उपचार करेंगे। हम टीचर एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड, एज ए गाइडर, एज ए वहां पर क्या बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती है, हम सिर्फ एज ए टीचर स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम एज ए फ्रेंड भी जाते हैं, एज ए साइकोलॉजी भी जाते हैं, क्योंकि बच्चे के संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उनकी शैक्षिक गुणों को दूर करना, उनकी दोषों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अगर एक बच्चे का हम लगातार 1 वर्ष में एक बार अगर हम उन बच्चे का आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो क्या हमें समझ ये आएगी बच्चे में ये बीमारी है, ये कठिनाई है, ये इस प्रकार की दोष है, तो क्या हम 1 वर्ष में उसे ठीक कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया यहाँ पे आंतरिक कारण कहा गया। यहाँ पर क्या गया? आंतरिक कारण। बच्चे को हर समय थोड़े समय में, दिन प्रतिदिन, महीना, साप्ताहिक, 2 महीना, 6 महीना, एक साल के बारे अंतराल के बीच हम क्या करते हैं? बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, ताकि उसकी कमियों के बारे में हमें पता चले और उन कमियों को शिक्षण प्रक्रिया में सही करके हम अपने बदलाव करके, विद्यार्थी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी व्यवहारों को बदल के, उनकी दोष है तो दोष बदल सकते हैं। अगर वैसे गुण नहीं है, ऐसे गुण एबिलिटी उनमें ऐसी कुछ है जिनको हम दूर नहीं कर सकते, हम अपने टीचिंग स्किल को अलग कर सकते हैं। टीचिंग स्किल को बदलने के बाद हम उसको व्यवहारों को ठीक करने के बाद उसे हम एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बाहरी का मतलब होता है बाहरी मूल्यांकन, जैसे मौखिक होती है जिसको वाइवा कहते हैं, या फिर लिखित होती है एग्जामिनेशन, प्रयोगात्मक जो होती है प्रोजेक्ट विधि द्वारा, इस विधि से हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। बाहरी का इम्पोर्टेंट इस टॉपिक पे बहुत कम रह जाता है, आंतरिक वैल्यू पे ज्यादा निर्भर करता है, जिसके लिए हम प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट के लिए, कक्षा का उन्नति आदि बनाने के लिए, जॉब के लिए, साइंस बने या इंजीनियर बने, इस क्षेत्रों को डिसाइड करने के लिए हम बाहरी मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, हमने ये टॉपिक भी पढ़ लिया, आंतरिक मूल्यांकन एवं बाहरी मूल्यांकन, इस टॉपिक को पढ़ लिया। अब आते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें, इन टॉपिक पर क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमने पहले ही बता चुके आपको, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कौशलात्मक विकास करना। सिंपल सी बात है, सभी चीजों का विकास करना। हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। ऑप्शन में जो भी आए उसको हम लिख देना। ऑप्शन में कुछ किसी भी आए, शारीरिक आए, मानसिक आए, सामाजिक आए, भावात्मक आए, जो भी आए, संवेगात्मक आए, जितनी भी प्रक्रिया होती है सारे के सारे वो हमारे सही होंगे। सभी प्रकार के मूल्यांकन, सही प्रकार के विकास करना बच्चों को। ठीक है, इसमें और दूसरा पॉइंट है तर्क प्रक्रिया पर बल देना। तर्क मतलब जो हमारी क्यूरियोसिटी है, हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए? बेहतर होनी चाहिए, सबसे बेहतर। तर्क मतलब हम अपने मानसिक क्षमताओं का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्क मतलब होता है क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी के आधार पे बच्चे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेते हैं, उसे कहते हैं तर्क प्रक्रिया। यहाँ पर हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि बच्चे अगर तर्क नहीं कर पाते, उन तर्कों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन तर्कों को दूर करके बच्चे में व्यवहारिक गुण के आधार पर तर्क करने की शक्ति को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी एज ए टीचर। ठीक है, जिस तरीके से आपको अगर इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस टॉपिक पे हम अपने पूरी नोट्स पहले तैयार करते हैं, उसके बारे में एक छोटे छोटे बारीक से पॉइंट समझते हैं, उसके बाद हम आपको इस तरीके से बेहतर तरीके से बताते हैं ताकि आप में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो सके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तर्क प्रक्रिया पर बल देना मतलब अत्यधिक बल देना और रटने की प्रवृत्ति को कम करना। बच्चे को कभी भी
ऑप्शन में पैडागोजी हम सॉल्व जब भी करते हैं तो वहां पर कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे की रटने की प्रवृत्ति को बेहतर करना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे की तर्क शक्ति बेहतर करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, विद्यार्थियों में सुधार एवं उपलब्धियों के लिए बल देना। विद्यार्थियों, हमने कई बार इधर डिस्कस कर लिया कई बार कि विद्यार्थियों को सुधार करना, विद्यार्थियों को सुधार करना, तभी आगे उसके व्यवहारिक या फिर गुणों को हम बेहतर कर पाएंगे। यह पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थियों के लगातार एवं उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए मूल्यांकन करना है। विद्यार्थियों को जो होती है, ऐसा नहीं विद्यार्थी 10th में जाते हैं बेहतर परफॉर्म करते हैं, फिर 11th में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फिर सेकंड ईयर में जाते हैं तो फिर बेहतर परफॉर्म करते हैं, फिर वो डिग्री होल्डर में जाते हैं, डिग्री की एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पे परफॉर्म बेहतर नहीं करते। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं है। अगर विद्यार्थी 6 क्लास में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बेहतर उनकी उन्नति है, प्रोग्रेस है, तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है वो 7 क्लास में भी उसी लैब में आधार पे काम करे, ताकि उसकी लैब में ग्राफ में इंक्रीज हो, डिक्रीज बिल्कुल भी ना हो। मूल्यांकन का यह मतलब होता है लगातार, यहाँ पे हम आपको बताएं, लगातार उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए बनाए रखना मूल्यांकन है। लगातार बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के लिए हम बच्चे को प्रेरित करने की कोशिश कर सकते हैं। मूल्यांकन का ये मतलब होता है हम पहले बच्चे को पता तो करें कि बच्चे पहले बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे हम पता कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है मूल्यांकन के, मेन 1-2 पॉइंट और मैं आपको डिस्कस कर दूं। मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक तथा सहशैक्षिक, ये पॉइंट, ये पार्ट सबसे बेहतर है। अब शैक्षिक और सहशैक्षिक 2 पार्ट होते हैं, मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। शैक्षिक का मतलब होता है मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, शैक्षिक का मतलब ये होता है कि बच्चे जो सिलेबस आदि होते हैं, विषय सूची सिलेबस जो भी बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, 2 क्लास 4 क्लास 10 क्लास 5 क्लास, जो भी विद्यार्थी अपने क्लास स्टैंडर्ड में हो, तो वहां पे उसको सिलेबस देती है। सिलेबस मतलब शैक्षिक जो उपलब्धि होती है, शैक्षिक मतलब हमें मूल्यांकन तब भी कर सकते हैं, बच्चों के शैक्षिक भी कर सकते हैं, ताकि विषय जो उसके सिलेबस हो उनको भी कंप्लीट कराने पर बल देना। दूसरा कहता है सहशैक्षिक, शिक्षा के जीवन से जोड़ना, मतलब विद्यार्थियों को स्कूली ज्ञान से बाहर के दुनिया को जोड़ना, जैसे व्यवसायिक हो गया और भी तरीके हो गए, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो गए, उनको भी बेहतर बनाना। ऐसा नहीं कि हम विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ किसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सिर्फ सिलेबस से बाहर की दुनिया को जोड़ना सहशैक्षिक। ये 2 पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टों में से एक है। दोनों का नियमित रूप से आकलन करना, लगातार आकलन, मतलब दोनों का लगातार आकलन करेंगे हम, किससे, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों का हम लगातार कंटिन्यू आकलन करते रहेंगे। यह पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन सत्र के अंत में ना होकर, मतलब सीजन जो हमारी होती है, सेशन जो होती है, सेशन के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र में, मैंने आपको पहले यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं हम आपको कि संपूर्ण सत्र में प्रतिदिन मूल्यांकन होने चाहिए, जिसे डेली कहते हैं। उसके बाद वीकली होनी चाहिए, साप्ताहिक। तीसरा मंथली होनी चाहिए, पर मंथ। उसके बाद पर 3 मंथ होनी चाहिए, फिर 6 मंथ में होनी चाहिए, फिर ईयरली होनी चाहिए। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हर घंटे भी हो सकते हैं। जैसे आप बच्चे को होमवर्क एज ए देते हैं, तो होमवर्क भी एक तरीके से तो मूल्यांकन है, क्योंकि मूल्यांकन उसी को कहते हैं जब बच्चे की प्रोग्रेस को हम देख सके, बच्चे की प्रोग्रेस किस तरीके से हो पा रहे हैं, उस प्रोग्रेस को पहचानना, उस प्रोग्रेस में अगर कोई कमियां हैं, त्रुटि है, तो उस कमी को पहचान के दूर करना ही मूल्यांकन का तात्पर्य है, ताकि बच्चे की कंटिन्यू बरकरार रहे और उनकी जो लाइन ऑफ ग्राफ है वो कभी नीचे ना जाए, वो हमेशा अप ही रहे, ठीक है, इंक्रीज होती रहे। तो अंत में, सत्र के अंत में ना होकर निरंतर संपूर्ण सत्र में, पूरे सत्र में चलती रहे। हमने कहा आपको सरकारें जो होती है कि पता नहीं क्या क्या हमको कुछ और पढ़ाया जाता है, फिर कुछ और पढ़ाने के लिए कहते हैं, पर कहते हैं साल में एक बार परीक्षा लो और डिग्री ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह तरीका बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। एक एग्जाम के आधार पर हम बच्चे को नहीं कह सकते कि आपकी शैक्षिक परिवर्ति क्या है। चलिए आगे हैं, बच्चे मूल्यांकन में बच्चे चहुमुखी, यहाँ पे बहुमुखी और चहुमुखी होते, चारों दिशाओं से जानकारी कर उनका विकास करना होता है, ठीक है। ये निष्कर्ष हम बाद में पढ़ेंगे। निष्कर्ष आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में से एक है। अब आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ। यहाँ पर क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ क्या है, क्या एडवांटेज है, इनके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करना, जो छात्र शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है उनको रुचि पैदा करना, उसको बेहतर से बेहतर विकल्प देना, कि उसको समझाना, किस बात से प्रेरित करना, इस हिसाब से कह सकते हैं।
दूसरा पॉइंट है छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन करना। व्यक्तिगत मार्गदर्शन करने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को सेल्फ के बारे में समझाना, क्योंकि आप क्या है, आपकी स्थिति और क्या कर सकते हैं। अब एजुकेशन के द्वारा अब अपनी वैल्यू, अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से निखार सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए अब अगला ऑप्शन देते हैं, बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायता करना। हमने आपको कई बार पढ़ा दिया है, मूल्यांकन का मतलब यह है बच्चों की कमजोरी को पता लगाना, उसके बाद उसको दूर करना। ठीक है, बच्चों की प्रगति में सहायक होना। सिंपल सी बात है, मूल्यांकन का यही तो कार्य है, बच्चे को प्रगति में सहायता करना, उसके बाद उसकी कमियों को दूर करके उसकी प्रगति में हेल्प करना। ठीक है, शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन सहायता करना। हमने अभी तो यहाँ पे चर्चा किया, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक, तो यही तो है, शैक्षिक या व्यवसायिक दोनों पर एक ही प्रकार के होते हैं। मार्ग में सहायता करना, उसको बताना कि आपके लिए कौन से बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, आप कौन सा बेहतर रास्ता हो सकते हैं। यह छात्रों की अपेक्षाकृत व्यवहार का आचरण की जांच करना, छात्रों की सभी पूर्ण तरीके से जांच करना। सिंपल सी बात है, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, जो भी कर सकते हैं आप। सभी प्रकार के कठिनाइयों को जानना तथा दोषों को दूर करने में सहायक होना। इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमने आपको कई बार इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने, शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य होते हैं, हम जो एम करते हैं शिक्षा के दौर पर, कहीं हम उस एम को बीच रास्ते में छोड़ ना दे, उससे हम उस लय से हट ना जाए, उसी के आधार पर तो हम बात करते हैं इसमें से। चलिए अब क्या है, अब है निष्कर्ष, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं, कंक्लूड कहते हैं। इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या समझे, ये हमको समझना होगा। हम समझे क्या, तो हम क्या समझे, चलिए बात करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब बड़ा, मूल्यांकन मतलब मूल्यों का अंकन करते हैं। बच्चों की कमियों को पता लगाना, हम क्या कर सकते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की कमियों को पता लगाते हैं, पता लगाते था। उनके दोषों को दूर करना, उनके क्या करते हैं, दोष को दूर करना। बच्चों की बहुमुखी पक्षों की संपूर्ण निरंतर विकास करना, बच्चे के कमियों को पता लगाना और उनके संपूर्ण, यानी चहुमुखी बोल सकते हैं, बहुमुखी बोल सकते हैं, सभी चीजों के पक्षों का पता लगाकर उनके दोषों को दूर करना, ताकि उनके दोषों को दूर करने के बाद संपूर्ण विकास का, निरंतर विकास को बनाए रखना। बच्चों की क्या है, निरंतर कंटिन्यूस विकास को बनाए रखने के लिए हम आज की क्लास हमारी थी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से डिटेलिंग में समझ आ गया होगा। चलिए, जिसको नहीं समझ आया होगा तो हम इसके बाद क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे। मेरे ख्याल से जो नहीं समझे होंगे तो आप व्हाट्सएप में नंबर, मैं आपको बता दूं, नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं कि इनमें क्या कमी रह गई। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। नोट्स मिल जाएगी, सारी की सारी सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएंगे। आप सीटेट की तैयारी करो, सीटेट नहीं छूटने वाली। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन 2 से 5 नंबर, 3 से 5 क्वेश्चन 100% रहेंगे। आप 31 जनवरी 2021 को सीटेट के एग्जाम दे के आने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें बता सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स आए इस टॉपिक से। तो फिर हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लगातार लाते हैं, चाहे वो पेडागोजी हो या फिर सीडीपी का टोटल कंटेंट। रीट की एग्जाम होने वाली, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं, रीट की एग्जाम या फिर यूपी टेट की एग्जाम होने वाली, झारखंड टेट की एग्जाम होने, सभी टेट की एग्जामों के लिए आपको बेहतर प्लेसमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इतनी दिक्कत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना, उसके बाद उसे नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत लंबा एंड बड़ा टॉपिक होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।